नमस्कार मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों के महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स, निर्णय और उपलब्धियों के उपलक्ष्य में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी और माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी। आपका स्वागत है सर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत 100 दिनों में सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से और माननीय केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाती विकसित भारत के पथ पर अग्रसर विशेष बुकलेट और 8 फ्लायर्स का विमोचन करें। अब मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के महत्वपूर्ण इनिशिएटिव और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दें। नमस्कार मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथी अश्विनी जी और मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। पूरे देश में कई संस्थाएं इस जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है, जो हर साल करते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसको लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने। न केवल प्रधानमंत्री बने, 10 साल में दुनिया भर से 15 अलग अलग राष्ट्रों में इनको अपना सर्वोच्च पुरस्कार देकर न केवल प्रधानमंत्री जी हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। अब देश की 140 करोड़ की जनता बहुत मन के साथ इनके दीर्घायुष्य के लिए प्रभु प्रार्थना कर रही है। मैं और अश्विनी जी भी वो प्रभु प्रार्थना के साथ अपने आप को संबद्ध करते हैं। मित्रों, आज की प्रेस वार्ता मोदी जी की तीसरी सरकार के पहले 100 दिन के कामकाज पर आपको सूचना देने के लिए बुलाई गई है। जैसा आप जानते हैं, लगातार 10 साल भारत के विकास को समर्पित, भारत की सुरक्षा को समर्पित और भारत के गरीबों के कल्याण को समर्पित सरकार चलाने के बाद इस आम चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को और हमारे साथी दलों को सरकार बनाने का एक जनादेश जनता ने दिया। इसके परिणाम स्वरूप 60 साल के बाद पहली बार कोई एक नेता तीसरी बार अपनी घोषणा के साथ देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है और नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों को क्रियान्वयन करने की सटीकता, ये तीनों 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना मैं मानता हूं बहुत कठिन है।
दुनिया के कई देशों में भी देखा गया, जहाँ एक प्रकार से वाइब्रेंट लोकतंत्र है, वहां पर ऐसे बहुत कम ही उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। और इसका कारण है कि इस 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली, इसको मजबूत कर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की है। शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन, हमारे चीर पुरातन शिक्षा शैक्षणिक मूल्यों को समाहित करते हुए, हमारी भाषाओं को गौरवान्वित करते हुए और आधुनिक से आधुनिक शिक्षा को समाहित करते हुए नई शिक्षा नीति लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब मेक इन इंडिया का नारा दिया गया, काफी लोग इसका मखौल उड़ाते, मगर आज मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है और ये वास्तविकता है। हमारी डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समझना भी चाहते हैं, स्वीकारना भी चाहते हैं और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाहते हैं। इकोनॉमी के 13 पैरामीटर्स में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे विकास दर हो, हर पैरामीटर में हमने डिसिप्लिन लाई है और प्रगति भी की है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज सभी लोग भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में भविष्य उज्जवल है, इसको एक्नोलेज करते हैं। 10 वर्ष में आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को देखने का मौका मिला है। भारत की विदेश नीति में मेरे जैसे कई लोगों को रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं पड़ती थी, अब भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी दिखाई पड़ती है। 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों एक ही 10 साल घर, शौचालय, गैस, पीने का पानी, बिजली, 5 किलो मुफ्त अनाज और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हम ये लक्ष्य लेकर चले हैं कि अगली बार जब चुनाव में जाएंगे, इस देश में कोई व्यक्ति घर बदलता नहीं होगा। युवाओं के लिए ढेर सारे मौके तलाशे गए हैं। आज भारत का युवा भारत के नए प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर विश्व के युवा के साथ दो हाथ करने के लिए सुसज्ज है। हमारे किसान के लिए भी ढेर सारी योजनाएं इसके मूल विकास को और उसके संपन्नता को ध्यान में रखकर लाए गए हैं, जिसके देश के अनाज के भंडार भी बने रहेंगे, आत्मनिर्भर होकर हम एक्सपोर्ट की स्थिति में आएंगे और किसान की माली हालत भी सुधरेगी। अमृतकाल का जब वर्ष आया, मैं इसका साक्षी हूँ, कई सारे सुझाव आए और मोदी जी ने हमेशा की तरह अपनी अनूठी स्टाइल से अमृत काल के वर्ष को इस तरह से मनाया कि जब अमृत काल का वर्ष समाप्त हुआ तो अमृत काल शुरू हुआ और 140 करोड़ लोग 2047 में महान भारत की रचना के संकल्प के साझीदार बने और भारत के विकास की यात्रा के भी साझीदार बने। एक प्रकार से 140 करोड़ की जनता को इतने महान लक्ष्य के साथ जोड़ना एक बहुत बड़े विश्वसनीयता का प्रमाण है जो मोदी जी में देश की जनता देखती है। तीसरे मैंडेट के बाद 100 दिन समाप्त हो रहे हैं। 100 दिन में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को चालू किया गया है। 100 दिन को मैंने 14 स्तंभों में बांटा है। मैं एक एक कर सबके लिए कुछ न कुछ कहना चाहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, 100 दिन में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं हमने घोषित भी की है, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के वर्धमान में 76,000 करोड़ की लागत से मेगा पोर्ट बनेगा, जो पहले दिन से ही विश्व के 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होगा। 49,000 करोड़ की 25,000 अनकनेक्टेड गांवों को जोड़ने की योजना, ये योजना
100 की आबादी वाले गांवों को भी जोड़ेगी। तो एक प्रकार से मजले, टोले और आदिवासी क्षेत्रों की छोटी वसाहतों को भी अब रोड से बारमासी कनेक्टिविटी दी जाएगी। 50,600 करोड़ की लागत से भारत के बड़े रोडों को भी बढ़ाने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पश्चिम बंगाल में बागडोगरा, बिहार में बिहटा में उन्नयन और अगत्ती और मिनीपोल में नवी हवाई पट्टी बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़े। बेंगलोर मेट्रो के फेज 3, पुणे मेट्रो, ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो और कई सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट भी हमने इस 100 दिन में आगे बढ़ा है। किसानों को और कृषि का जहां तक सवाल है, 70वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपया वितरित किया गया और अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपया वितरित किया गया है। खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया। मैं एमएसपी पर जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग भी आंकड़ों का अध्ययन करिएगा। यूपीए सरकार और कांग्रेस की राज्य सरकारों से कई गुना ज्यादा एमएसपी की खरीदी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, हमारी एनडीए सरकार ने की है। यही बताता है कि सरकार किसानों के हितों को समर्पित है। मक्के से इथेनॉल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलों के इथेनॉल उत्पादक इकाइयों का मल्टीफीड इथेनॉल इकाइयों में रूपांतरण किया गया है। अब न केवल गन्ने के रस से, मक्के से भी इथेनॉल उत्पादन कर पाएंगे। तो जिस वक्त देश में चीनी की जरूरत होगी तब गन्ने का रस का उपयोग नहीं होगा, मक्के का उपयोग होगा और चीनी ज्यादा होगी तब चीनी के रस से इथेनॉल बनेगा। हमने प्याज और बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी को हटा दिया गया है। प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से 20% करा है और एग्रीश्योर नाम का एक नया फंड लॉन्च करने का भी हमने काम किया है। मध्यम वर्ग को भी इस 100 दिनों में कई सारी राहत दी गई है। टैक्स राहत, 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा वर्ग संस्करण लागू कर दिया गया है और 3 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत किए गए हैं। शहरी योजना के तहत 1 करोड़ घर और ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एक प्रकार से 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा का सिद्धि अब तक लग चुका है। एक अनूठी योजना है जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों का बिजली का बिल तो मुफ्त हो ही जाता है, साथ में सौर ऊर्जा के हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं। पीएम ई बस सेवा एनवायरमेंट फ्रेंडली सिटी तैयार करने के लिए लगभग 3400 करोड़ की सहायता से हमने पीएम ई बस सेवाओं की स्वीकृति दी है और स्टार्टअप को वित्तीय राहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पर 31% का बोझ डालने वाले एंजल टैक्स को समाप्त करने का भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे। जो 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे वो कहीं न कहीं बड़े नेशनल हाईवे से लिंक होंगे, इसके आसपास होंगे। ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन देश के हर क्षेत्र में बनाने का हमने निर्णय किया है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मध्यम वर्ग के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। पुराने ऋण का जिन्होंने सफलतापूर्वक भुगतान किया है वो सभी को इसका फायदा मिलेगा। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई। छोटे व्यापारियों और छोटे उद्यमों को
उद्यमियों को बिना गारंटी से इससे लोन मिल पाएगा और उनके व्यापार को नई सरलता और सामर्थ्य दोनों मिलेगा। सशक्त युवा ये किसी भी देश के विकास की प्राथमिक शर्त है। 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा हमने की है, जो 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को इसका लाभ पहुंचने वाला है। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनी में इंटर्नशिप के अवसर, अलाउंस और एक मुफ्त सहायता राशि देने का भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने भी लगभग कई हजार नियुक्तियों की घोषणा की है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 11,11,000 करोड़ तक पहुंचाना एक अपने आप में एक मील का पत्थर है। इससे कई युवाओं को रोजगारी के नए अवसर पैदा होंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। PLI स्कीम और 12 इंडस्ट्रियल जोन के विकास से भी तज्ञ युवाओं की नौकरियों का सृजन होगा। स्टार्टअप और MSME के लिए जो वित्तीय प्रोत्साहन हमने दिया है वो भी युवाओं के लिए कारगर साबित होने वाला है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए और लखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख नई लखपति दीदियों को 100 दिन में प्रमाण पत्र दिया गया है। 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया सालाना कमाई कर रही है। ये महिलाओं के लिए 1 लाख का राशि एक स्वप्न माना जाता था। आज वो सम्मान के साथ अपना जीवन, इसके साथ पर्यटन दीदियों जो गाइड का काम करेगी, पर्यटन मित्रों और ड्रोन दीदी के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप और युवाओं को पर्यटन से जोड़ने का काम भी हमने किया है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके तहत 63,000 जनजातीय गांवों का पूर्ण विकास किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। ये योजना के तहत गांव को प्राथमिक जरूरियातों से और प्राथमिक सुविधाओं से संपूर्ण युक्त किया गया। अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 लाख नए पहचान पत्र एक अभियान चलाकर 100 दिन में दिए गए। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय एक नए पहलुओं के साथ, नए आयामों के साथ फिर से इम्प्लीमेंट हो रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों के कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना आज देश के कई करोड़ लोगों के जीवन का, सरल जीवन का आधार बनी है। 5 लाख तक का स्वास्थ्य से जुड़ा सभी खर्चा NDA की नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है और ये प्रधानमंत्री जी का बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। अब जैसा हमने हमारे घोषणा पत्र में वादा किया था, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त कवरेज दिया जाएगा। इसमें जो गरीब घर में 70 साल से अधिक वाले लोग हैं उनको अपने कार्ड के अलावे और 5 लाख दिया जाएगा, तो उनका कवरेज एक प्रकार से 10 लाख तक दिया जाएगा। करीब 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा। इसमें आय की कोई सीमा नहीं रखी गई। 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाकर हम मेडिकल एजुकेशन के लिए विदेश पर की निर्भरता को लगभग समाप्त करेंगे। हमारी पूरी रिक्वायरमेंट 75,000 सीट बढ़ने के साथ में पूरी हो जाएगी और इसके लिए हमने 3 साल का लक्ष्य रखा है। नियमित टीकाकरण के लिए, उसको डिजिटल बनाने के लिए यूविन पोर्टल भी यही 100 दिन में शुरू किया गया और देश के डॉक्टरों के लिए सेंट्रलाइज रिपोजिटरी बनाने का काम भी इसी 100 दिन में हुआ है। Yeah, can you speak after 15-20? I'll call you back. 23 अगस्त को पहला अंतरिक्ष दिन मनाया गया है। इससे किशोरों को और युवाओं को
अंतरिक्ष के क्षेत्र में रुचि लेने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए और उनका हैंड होल्डिंग करने के लिए ढेर सारी योजनाएं शुरू की गई। अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की योजना भी हुई। आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस और ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत पोर्टल भी शुरू किया गया। सेमीकंडक्टर गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर की इकाई स्थापित की गई और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बता रहा हूं कि आने वाले 10 सालों में भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के उभरेगा। लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक सवाल है, पुराने ब्रिटिशरों ने बनाए हुए आपराधिक कानूनों को बदलकर 1 जुलाई 2024 में 3 नए कानून इम्प्लीमेंट किए गए। भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पूर्ति करने वाले कानून आने वाले दिनों में हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को न केवल लोग भोग्य बनाएंगे, लोगों को न्याय मिलने का एक सरल रास्ता होगा, समय पर न्याय मिलने की शुरुआत होगी। और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि 3 साल के बाद जब इसका कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन समाप्त होगा, हम दुनिया में सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रखने वाले देशों में से एक बन गए। शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 6350 करोड़ रुपए की नई योजना इसमें पहली बार लाई गई। लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए। 25 जून को संविधान हत्या दिन मनाने का फैसला कर आने वाली पीढ़ी को इमरजेंसी जैसे काले दौर से देश को न गुजरना पड़े, इसलिए जागरूक करने का एक हमेशा के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया गया। पूर्वोत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं की मंजूरी दी गई लगभग 4100 करोड़ रुपया के साथ, और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सेकंड फेज भी शुरू कर दिया गया। मित्रों, पीएम मोदी जी का युद्ध के बीच में रूस और यूक्रेन की महत्वपूर्ण यात्राओं पूरी दुनिया आस के साथ नजर गड़ाकर बैठी है। पहली बार भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई। आने वाले दिनों में इससे हमारी कई धरोहरों को वापस लाने में हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, इसको 2024 में लोकसभा में पेश किया गया है और मैं मानता हूं कि अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, अग्निशमन सेवाएं, ग्लेशियर झील विस्फोट, फ्लड और अन्य डिजास्टर के मिटिगेशन के ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम आया है वो सब जरूरियातों को आज के दिन की पूरा करेगा और इसके लिए 12,556 करोड़ की योजना भी ये सब विशिष्ट आपदाओं के लिए निश्चित किए गए। 4 सितंबर को 35 सालों के संघर्ष के बाद त्रिपुरा में NLFP और ATTF के साथ शांति समझौता किया गया। मानस हेल्पलाइन नार्कोटिक्स की रोकथाम के लिए और सूचनाओं के लिए शुरू की गई। अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे और साइबर अपराध के लिए सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी तैयार की जाएगी। तो इस 100 दिन में इतना सारा जो काम उसको अंजाम देने में सफलता मिली है, उसका कारण है जब हम चुनाव में गए, राजनीतिक पार्टियां और चुने हुए प्रतिनिधित्व चुनाव में गए, परंतु मोदी जी ने चुनाव के 6 महीने पहले ही ब्यूरोक्रेसी को एक काम दिया था कि पाइपलाइन में जितनी भी चीजें पड़ी है, जो भी नई सरकार आएगी उसके लिए समाप्त कर रखे, जिससे देश के विकास के गति में बाधा न उत्पन्न हो। इसी का परिणाम है ये लगभग लाखों करोड़ों के काम 100 दिन के अंदर ही हम कैबिनेट तक की पूरी प्रोसीजर और कई जगह तो टेंडरिंग भी समाप्त कर चुके हैं। इसके कारण देश की विकास की गति न केवल बढ़ेगी, देश सुरक्षित संपन्न होगा और नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कर
शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में ये जो विकास का रथ चला वो आगे पर भी चला रहेगा, इसका हम सभी को विश्वास है। अब आप सब इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो प्रश्न दूंगा। सबसे पहले आप अपना और अपने संस्थान का परिचय अवश्य दें। सबसे पहले 16 में माननीय मंत्री जी, पहले तो मैं आपको अब 16 नंबर नीचे कर दो। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। हिंदी के प्रति जो आपका अनुराग है, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात आपने कही, लेकिन मेरा सवाल है विकसित भारत में जो राजनीतिक विमर्श है, भाषा का जो विमर्श है, उस पर सवाल करना चाहता हूँ। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस के एक सांसद जयप्रकाश जी ने कहा है कि महिलाएं अगर लिपस्टिक लगाकर और पाउडर लगाकर एक मिनट भाई, मैं रोज आपके लिए उपलब्ध हूँ। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषयांतर न हो इसके लिए मेरे आपसे सही है विनती है कि 100 दिन में अगर कोई सवाल हो तो जरूर करिए, रुचि न हो तो उत्पन्न करके भी करिए। क्योंकि भाषा के विमर्श पे है, भाषा का जो विमर्श है विकसित भारत में कितना सार्थक होगा। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल चलिए गांधी को सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं कहूँ, बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता। जहाँ तक भाषा का सवाल है, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, हमारी सरकार मानती है कि कोई भी देश अपनी स्थानीय भाषाओं को समाप्त कर विकास नहीं कर सकता। स्थानीय भाषाओं के साथ हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं जुड़ी हैं। इसलिए नई शिक्षा नीति में हमने प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में हो, इस पर बड़ा आग्रह किया है। और राजभाषा का जहां तक सवाल है, मैंने बहुत स्पष्ट किया है कि हिंदी का किसी स्थानीय भाषा से कोई स्पर्धा नहीं है। राजभाषा विभाग ही अब एक ऐसा पोर्टल लेकर आएगा, किसी भी भाषण का, किसी भी लेख का, किसी भी आलेख का कुछ सेकंडों में ही संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं में भाषांतर। धन्यवाद। 67 सर, मैं शैलेश यादव हूँ, A9 न्यूज एजेंसी से। सर, आयुष्मान भारत के बारे में मेरा एक सवाल है। सरकार ने जो है 70 साल और 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए को उसमें शामिल करा है। तो सर, मेरा ये सवाल है कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को भी इस योजना में शामिल किया जाए? मैं समझ नहीं पाया। आयुष्मान भारत में सर क्या लोअर और लोअर मिडिल क्लास को भी शामिल करने की योजना ये है? जो 70 साल के ऊपर के जितने वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक की सुविधाएं मिली है, उसमें हमने आय की कोई सीमा नहीं रखी। कोई भी व्यक्ति को ये फायदा देश के सभी 70 साल से वरिष्ठ नागरिकों को तो स्वाभाविक रूप से मध्यम वर्ग और उच्चतर मध्यम वर्ग और लेना चाहे Cameraman type of people are asking for. लेना चाहे तो वो 255 सर, एक सवाल है। स्वागत के जो अचीवमेंट्स की बात हो रही है उसमें तमाम चीजें हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो रेलवे है, रेलवे में जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, जिस तरह से चीजें हो रही है, और कई लोग इसको देख के कह रहे हैं कि सरकार के रेल हादसे हो रहे हैं, लेकिन जो देखा गया है जिस तरह से सामने, आपको लगता है कि उसमें सेबोटेज वाली भी चीज हो रही है या कोई साजिश है उसमें जानबूझ के सरकार को बदनाम करने की कोशिश रेल हादसे के जरिए? जवाब आपने ही दे दिया। जिसको रेलवे का किसी तरह से एक्सपांशन हो रहा है, ये एक्सपांशन देश की जनता फील करेगी। और जहां तक हादसों का सवाल है, हम इसकी तय तक जाकर इसकी जांच करेंगे। कारण जो भी इसका निवारण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आपके सवाल के अलावे भी मेरी विगत 2 दिन में अश्विनी से लंबी बात है, उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार कराया है। हाथ से अगर षड्यंत्र है तो वो भी लंबा नहीं चलेगा, और जहां जहां कोई और चीज की जरूरत है, गैप्स है, इसको भी भर दिया। 107
सर मैं कृष्ण मोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से अभी रेलवे से सवाल पर लोगों के मन में एक चिंता है कि जिस तरीके से ट्रेन की पटरियां तोड़ने की कोशिश की जा रही है तो लार्जर पैमाने पे देश को साबोटाज क्या मतलब बहुत बड़े पैमाने पे हत्या करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत ये है, मैं बहुत छोटा सा लूंगा कि सर इस पे पूरा सिस्टम मतलब विपक्ष पूरी तरीके से मौन है कि इसकी आलोचना क्यों नहीं करता, क्यों चाहता है कि देश जो है एक तरीके से गड्ढे में चले। विपक्ष करे न करे हम बहुत सजग हैं। 1,10,000 किलोमीटर की रेल पटरी का नेटवर्क है। सीबीआई, एनआईए, रेल पुलिस और गृह मंत्रालय चारों बड़ी शिद्दत के साथ इसके प्रोटेक्शन की हम टीम भी बना रहे हैं और आगे पर कोई सैबोटेज की घटना न हो उस पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। अभी इस प्रकार की वृत्ति नजर में आई है, हम इस पर कठोरता से संज्ञान भी लिया है और एक योजना लेकर दिया है। 93 सर नमस्ते, मैं अखिलेश शर्मा एनडीटीवी से। 3 आपराधिक कानूनों में बदलाव किया गया है। जो अंग्रेजों के जमाने से जा रहे कानून थे उनको बदल दिया गया। आमूलचूल परिवर्तन का ये एक प्रयास है, लेकिन अदालतों में लाखों करोड़ों केसेस लंबे समय से लंबे थे, तो इनका जमीन पर कब तक असर देखने को आएगा? आम आदमी को न्याय कब तक मिल पाएगा? देखिए, समस्या 60 आपने जो उठाई बड़ी गंभीर है, परंतु आप तीनों कानूनों का अध्ययन करेंगे तो हमें तीनों स्तर पर, जुडिशियल के स्तर पर, प्रोसिक्यूशन के स्तर पर और इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर 73 जगह पर समय मर्यादाओं को कर्टेल करने के लिए नए कानूनी प्रावधान। हमने इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक करने के लिए एफएसएल को कंपलसरी किया है, जिससे कोई और ज्यादा साक्ष्य की जरूरत न पड़े। साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर ही किसी को सजा दिलाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि 3 साल के बाद, आने वाले 3 साल के बाद जो भी एफआईआर रजिस्टर होगी, इसका 1 साल में सुप्रीम कोर्ट तक केस का फाइनलाइजेशन 272 हम भी तो ऊपर बैठे हैं, हमें भी तो देख लीजिए ना। नहीं, आपको कहा 272। सर मैं विजेता सिंह हूँ हिंदू से। सर आप जब पिछली बार मणिपुर गए थे पिछले साल, तो आपने कहा था 15 दिन में वापस जाएंगे, और आपके आने के बाद वेव्स में वायलेंस हो रहे हैं वहाँ पे। रिसेंटली भी 11 लोग की हत्या हुई है, तो इसको लेके क्या आप मतलब वहाँ पे रूमर भी चल रहा था कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करने बोला है, उसको लेकर उसके बाद गवर्नर के रूमर हुए और वहाँ पे गवर्नर हाउस में भी काफी पथराव हुआ, जो हम कहीं और नहीं देखते किसी देश में। मणिपुर के लिए क्या स्ट्रैटेजी है 100 डेज में? देखिए, जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, 100 दिन में हमने जो घटनाओं का मूल भारत म्यांमार सीमा, इसका फेंसिंग शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर फेंसिंग समाप्त हो चुका है और पूरी 1500 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा है, इसको फेंसिंग करने का बजट भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया। ठीक। नंबर 2, हमने वहां पर स्ट्रेटेजिक जगहों सीआरपीएफ को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का कार्यक्रम भी समाप्त कर दिया है। नंबर 3, हमने जो घुसपैठ हुई उसको रोकने के लिए म्यांमार और भारत के बीच में जो आवाजाही का एक समझौता था, उसको भारत की ओर से रद्द कर सिर्फ वीजा के बेस पर ही आ सकेंगे, ये कानून भी लाए। नंबर 4, कई सारे सुरक्षा लैप्सिस जितनी बड़ी सीमा पर उसको पूरा करने का काम भी किया था। अभी हाल ही के दिन में 2 घटनाएं, 3 दिन तक हिंसक घटनाएं हुई, इसको छोड़कर विगत 3 महीनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। अब मणिपुर में अभी भी 3 दिन से शांति है। मुझे आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। स्थानीय दोनों जातियों से हमारा संवाद भी है, क्योंकि नस्लीय हिंसा है। जब तक संवाद होकर दोनों के बीच में समाधान नहीं होता, कोई परिणाम नहीं निकल सकता। हम कुकी ग्रुप्स के भी चर्चा कर रहे हैं और मर्दन ग्रुप से भी चर्चा कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में लगभग सभी प्रकार के प्रयास करने के लिए हमने हमारा रोड मैप बनाया है।
79। जैसे अभी आपने मणिपुर का She's asking जिक्र किया जब और जाएंगे। कल सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था कि जो अफोर्डेबल कमोडिटीज वहाँ के लोगों को नीचे और सेंटर्स और बनाए जाएंगे। सर, इससे आम जनता को कितना फायदा और कितने लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे? देखिए, वहां पर एक रोड ब्लॉक कर दिया गया था। अब ब्लॉकेज जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जो बीच में घटना है उसके कारण ट्रांसपोर्टर भाई वहां से जाना मुनासिब नहीं समझे। तो हमने केंद्रीय सैनिक बलों के लिए जो हमारे राशन की दुकानें 18 दुकानें नई खुली है और खोलने का निर्णय किया है और पुरानी सभी दुकानों से आम जनता को उचित दाम पर सारी चीजें लगभग 100 चीजों का लिस्ट बनाया जिसमें टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, ये सारी चीजें भी है। खाने पीने की अमूमन सभी व्यवस्था है, वो एक राहत दर पर मिलने की शुरुआत होगी। इससे निश्चित रूप से महंगाई नीचे लाने में सफलता मिलेगी और जो गरीब तबका है उसको राहत दर पर सारी सामग्री उपलब्ध होगी। ये सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, हर नागरिक के लिए। 39। ये देना है 81 नंबर। नीलू रंजन पैनी के आंकड़े से सर, ये जो अभी 10 साल के काम में 3.5 साल से रुका हुआ काम जनगणना का और अभी जनगणना कर्मियों का प्रशिक्षण का काम भी कोई डेट नहीं आया है, तो वो कब से बहुत जल्द आएगा और कब से जनगणना? बहुत जल्द आएगा। 252। मंत्री जी नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। ये क्या नाम है आपका, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम पार्टियां उनका कर रहे हो, सवाल पूछ रहे हो। हाँ नहीं, मैं 2-3 इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने जो पैसा की बात कहा है, वो पैसा जुटाने के लिए क्या कहीं से आप लोन का भी सहारा लेंगे? ना जी, ये बजट में इसका पूरा प्रोविजन कर दिया है। 277। सर, मैं सौरभ हूँ यूनाई से। सर के इनका जो भी कास्ट सेंसस का सर का सवाल था जिसे कंटिन्यू है, तो कास्ट सेंसस को लेकर सब कुछ है क्या सर इसमें? क्योंकि अपोजिशन काफी चीजों देखिए, जब भी सेंसस के लिए घोषणा करेंगे कि सभी चीजों को सार्वजनिक होगी। 17। सर, मैं रविकांत राय हूँ, टाइम्स नाउ नवभारत से। सर, पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि कुछ मुस्लिम संगठन जो है मस्जिद के बाहर एक QR कोड को चिपका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा स्कैन करो ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आप लोग लेकर आने वाले हैं जो JPC के पास है वो न आ सके। चलिए, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, कर भी नहीं सकता। संसद की समिति इस पर काम देख रही है। कुछ लोगों ने संसद की समिति के लिए भी इसको उजागर किया है, कंप्लेंट की है, ऐसी मेरे पास जानकारी है। परंतु तो संसदीय समिति को देखना है कि एक सील नील कैसे करना, जेन्युइन शिकायतें इसको कैसे सुनना और जो इस तरह के मास प्रोग्राम है इसको कैसे डील करना, वो संसदीय समिति ही बहुत सक्षम। 78। सर, मैं अमोद हूँ टी9 से। एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू। 95। हेलो सर, मेरी क्वेश्चन मणिपुर के अपना परिचय दीजिए। या आई एम रीमा शर्मा, आई एम फ्रॉम असम। सो मेरी क्वेश्चन है कि मणिपुर के साथ ही आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है और इस बर्थडे में मणिपुर में विजिट करने का कुछ डिसीजन अनाउंस करके कुछ ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे? और सेकेंड, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इतना वायलेंस के बाद भी। कुछ प्लान है रिप्लेस करने का? 44। सर, दीपक रंजन, PGI वीडियो सर्विसेज से। आपने 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी की बात है। इसमें नक्सल प्रभावित बॉर्डर एरियाज और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के विकास डेवलपमेंट के लिए इसमें क्या है?
देखिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और हमारे आकांक्षी जिले हैं, उसके विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं। नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष रूप से जो मिसिंग लिंक वाले रोड, इसको इस 100 दिन में हमने अप्रूव किया है और लगभग 6000 नए टावर्स कम्युनिकेशन के लिए लगाने का निर्णय किया है और 1500 स्कूलें नई खोली जाएगी। सस्ता राशन की दुकानें 378 खोलने का निर्णय किया गया है और सभी गांव जो अब नक्सल समस्या से मुक्त हुए, इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 300 योजनाओं से 100% सैचुरेशन करने का हमने निर्णय किया। जहां तक आकांक्षी जिलों का सवाल है, आकांक्षी जिलों को देश के सामान्य जिलों के स्तर पर लाने के लिए आकांक्षी तहसील की योजना भी अब इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो आकांक्षी जिले के तहत जितनी भी तहसील है, वो सभी तहसील भी अपने सभी साथी तहसीलों के साथ स्पर्धा कर आगे निकलने का प्रयास करेगी। तो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके नए लक्ष्य दिए गए हैं। मैं मानता हूं इससे आकांक्षी जिलों के विकास को गति मिलेगी। 190 सर, अमित पांडे, न्यूज 18 इंडिया से हूँ। सर, पूर्वोत्तर में शांति प्रक्रिया की आपने बात की, तो रोड मैप क्या है? अगले कितने समय में आप सारे जो अलगाववादी संगठन है, उग्रवादी संगठन, उनको आप... जहाँ तक पूर्वोत्तर में टेररिज्म का सवाल है, मणिपुर में जो चल रही है नस्लीय हिंसा है, इसको थोड़ा अलग रखें क्योंकि नस्लीय हिंसा और टेररिज्म अलग होता है। टेररिज्म का सवाल है, हमने अब तक पूर्वोत्तर में सीमाओं के समझौते के साथ अलग अलग समझौते के 11 समझौते किए हैं और 10,900 टेररिस्टों ने, हथियारी युवाओं ने आत्मसमर्पण कर विरोध किया है। अब सिर्फ एक ही टेररिस्ट संगठन बचा है, इसके साथ ही विरोध करता है। 10 नंबर सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन रहा है कि अपनी सरकार में, सर संजय शर्मा, इंडिया न्यूज चैनल से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन रहा है कि किसी भी तरीके से रोजगार बढ़ना चाहिए, रोजगार पर प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है। तो ये जो 100 दिन की जितने भी आपने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के सारी चीजें, आपको कितना विश्वास है कि इनसे रोजगार बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट नहीं, मैं मानता हूँ लखपति हिंदी भी एक प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं के लिए रोजगार का एवं और इंफ्रास्ट्रक्चर कितने डिस्ट्रिक्ट है, पार्क, इस सबसे भी रोजगार का सृजन होगा। तो हर नई पहल जो होती है वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से रोजगार का सृजन। मुझे लगता है अब सवाल आपके समाप्त हुए हैं। सवाल है सर, तो भी एक मिनट तो निकल नहीं जाएगा। धन्यवाद।